ओके विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, उसका हमने पार्ट 1 एक देखा था। आज हम उसका पार्ट 2 यानी वीडियो नंबर 2 अभी देखेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किताब में 11.4 पेज नंबर 214 के ऊपर किताब में कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। तो आप देख सकते हो, ये कांच का एक स्लैब है, यानी त्रिभुज दिया गया है, कांच का प्रिज्म दिया गया है और यहाँ से एक सफेद किरण आपात किया है और उसके इस तरफ निर्गमित में बराबर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल ऐसे 7 रंग मिलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सफेद रंग में से, सूर्य प्रकाश के एक श्वेत किरण में से हमें 7 रंग मिल सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने ये प्रयोग किया था। उन्होंने इस प्रयोग को थोड़ा आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा भी एक प्रिज्म में से 7 रंग मिलते हैं निर्गमित, तो हम एक और त्रिभुज रखते हैं बाजू में, तो शायद 7 के 14 रंग हमें मिलेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर परावर्तन हुआ ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म सीधा रखा त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज उल्टा रखा। तो ये हुआ कि भाई एक श्वेत प्रकाश किरण आपात करने पर 2 ऊपर नीचे का मिला के मतलब टोटल 7 रंग मिले और 7 रंग जैसे ही बाहर आए सामने दूसरे प्रिज्म में वो चले गए और दूसरे प्रिज्म में 7 रंग जाने से वापस क्या मिला हमें? श्वेत प्रकाश का रंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 रंगों से एक सफेद श्वेत किरण बनता है और श्वेत किरण में से 7 रंग बनते हैं। ओके, तो ये जो है सर आइजैक न्यूटन ने समझाया। उसके आगे हम ये 7 प्रकाश के किरण की घटना मेघ धनुष के रूप में जानते हैं, बराबर, जिसे हम लोग बारिश के टाइम पर देखते हैं। बारिश के टाइम पर सूर्य की उल्टी दिशा में खड़े रहने पर आपको रंगों वाला मेघ धनुष्य दिखता है, बराबर। तो हम इसकी यहाँ तक की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलो, आपने किसी इंद्रधनुष के भव्य रंग को देखा और सराहा होगा। सूर्य के श्वेत प्रकाश में से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न रंग किस प्रकार प्राप्त होते हैं, इस प्रश्न का विचार करने से पहले हम फिर से प्रिज्म में होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे। कांच के प्रिज्म के झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ एक रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए इसे एक क्रियाकलाप के द्वारा देखें। तो क्रियाकलाप नहीं देख रहे हैं, नीचे संभवतः प्रिज्म में से आपतित श्वेत प्रकाश के रंग की पट्टी विभक्त कर दी जाती है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्ण के नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाए जाने वाले वर्ण का क्रम क्या होगा? देखने वाले विभिन्न रंगों का वर्ण पट का क्रम ऐसा होगा, पहले बैंगनी नीचे से, फिर ऊपर की तरफ जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी, बराबर लाल, जैसा चित्र 11.5 में दर्शाया गया है। प्रसिद्ध वर्ण परिवर्ण शब्द को आपके वर्ण के क्रम में याद रखने की सहायता करेगा। प्रकाश के अवयवी रंगों को इस बेड को स्पेक्ट्रम के नाम से कहा जाता है। हो सकता है कि आप सभी वर्ण के अलग अलग न देखे हो, फिर भी कुछ ऐसे अवश्य होंगे जो प्रत्येक वर्ण एक दूसरे के साथ अलग करते हैं। प्रकाश के अवयवी वर्णों के वर्ण में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद आपने देखा कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा 7 अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाता है। हमें यह वर्ण क्या प्राप्त होते हैं? किस प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोण पर झुकते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी सबसे अधिक झुकता है। इसीलिए प्रत्येक वर्ण की किरण की अलग अलग पथ के अनुदिश निर्गमित होते हैं। समष्टि सुस्पष्ट दिखाई देती है और यह सुस्पष्ट वर्ण का बेड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देता है। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें अधिक वर्ण नहीं मिले। फिर उन्होंने चित्र 11.6 के भांति एक दूसरे सर्वसम प्रिज्म, पहले प्रिज्म दूसरे सापेक्ष उल्टा स्थिति में रखा। इससे स्पेक्ट्रम में सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म में से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि
दूसरे प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गमित होता है। इस प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य प्रकाश के सादृश्य स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः वह श्वेत प्रकाश कहलाता है। यानी श्वेत प्रकाश में से 7 रंग और 7 रंगों को इकट्ठा करने पर श्वेत प्रकाश मिलता है। तो ये हमारा पूरा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब हम देख रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय जैसी घटनाओं को देखने का समय या देखने का प्राप्त होता है। चलो फिर आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। आपने संभवतः कभी आग या भट्टी अथवा तो किसी ऊष्मीय विकिरणक के ऊपर उठती गर्म वायु को विक्षेपित प्रवास में धूल के कणों की आभासी और अनियमित अस्थिर गति, गर्म वायु के अस्थिर गति अथवा तो झिलमिलाहट देखी होगी। आग के तुरंत ऊपर की वायु उसके ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म होती है। गर्म वायु अपने से ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की और कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होती है। इसीलिए पेज नंबर 216 के ऊपर गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती है। इन प्रकार इस अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय का ही एक प्रभाव है। तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की एक ऐसी घटना है। आइए हम देखते हैं और इनकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। तो ये देखो तारों का टिमटिमाना है, यहाँ पे बताया। जब तारे आपको पता है आकाश में बहुत ऊपर है, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष से तारों से पृथ्वी की दूरी बहुत ज्यादा है। तो तारे में से जो निकला हुआ प्रकाश है वो अंतरिक्ष से जब पृथ्वी तक पहुंचता है तो अलग अलग वायुमंडलों में से पसार होता है। कोई वायुमंडल गर्म होता है, कोई वायुमंडल ठंडा होता है। इसके कारण वो तारों में से निकला हुआ प्रकाश का जो किरण है वो अपनी दिशा बदलता रहता है। गर्म स्थिति में उसकी तेज गति हो जाती है, ठंडी में उसकी गति कम हो जाती है। तो गति तेज कम तेज कम तेज कम ऐसा होता होता हमारे पास आता है, बराबर। और प्रकाश की गति की तीव्रता भी कम ज्यादा होती रहती है। इसी के कारण जब हम स्वच्छ आकाश में ढाबे पर हम सोते हैं तो हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में तारे दिखते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद तारे चालू बंद होते हैं, जिसे हम टिमटिमाना कहते हैं। थोड़ी देर में तारे यहाँ दिखते हैं, थोड़ा थोड़ा बाजू में, थोड़ा बाजू में, थोड़ा आगे, ऐसा। तो ये जो तारों का टिमटिमाना है उसका कारण ये है कि तारों में से आने वाला प्रकाश विभिन्न आयामों में से गुजरकर हमारे पास आता है। विभिन्न प्रकार के वातावरण, गर्म या ठंडे, ऐसे वातावरण में से गुजरता हुआ हमारे पास या हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाना प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश करने के पश्चात ही पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंच तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल में तारों के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे आभासी स्थिति उनकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज में निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। इससे अतिरिक्त जैसे ही इन परिस्थितियों में से पिछले अनुभाग में वर्णन किया जा चुका है कि तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। तारे भी आकाश में थोड़ा थोड़ा चलते हैं। आकाशीय चंद्रमा में तारे भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मतलब तारे वहाँ तीर होते हैं, पर पृथ्वी जो घूमती है उसके कारण कोई तारा इधर दिखता है तो 5-6 घंटे के बाद थोड़ा आगे दिखता है, बराबर। चूंकि तारे बहुत दूर है अतः वे प्रकाश के बिंदु के स्रोत के सन्निकट है, क्योंकि तारों में से आने वाला प्रकाश का किरण पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। अतः तारों की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंख में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई भी तारा चमकीला प्रतीत होता है तो कोई धुंधला होता है, जो टिमटिमाने का प्रभाव है। कभी तारा प्रकाशित दिखता है, कभी धुंधला दिखता है। तो ये है प्रकाश की अपवर्तन की घटना है, बराबर। ये हो गया। उसके बाद आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है
और सूर्यास्त भी 2 मिनट बाद होता है, बराबर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में से हम वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट से पश्चात दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तविक क्षितिज को पार करना। चित्र 11.10 में सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियां दर्शाई गई है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। इसी परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रीय का चिपटा प्रतीत होता है। उसके बाद आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यह है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना। आप कभी गांव गए हो बेटा, तो गांव में कभी कभी क्या होता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है छपरे के ऊपर, और छपरे में अगर छोटा सा काना हो तो उस काने में से सूर्य प्रकाश पूरा अंदर आता है, और उस कमरे के अंदर अगर रसोई बसोई हो रही है तो धुएं के कारण सब सफ़ेद 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 दिखने लगता है। ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसे टिंडल असर भी कहते हैं। और अगर धुआं ना हो तो एक सफ़ेद पतली पट्टी दिखती है आपको सूर्य प्रकाश की, नीचे गोल एक चंदा भी दिखता है सफ़ेद जैसा, और उसको गौर से देखेंगे तो उसमें से धूल के रजकण या छोटी मोटी चीज़ें, हवा के सूक्ष्म कण वगैरह वगैरह या वायुमंडलीय रजकण आपको उड़ते हुए उसमें दिखेंगे। छोटे से छोटे तार का टुकड़ा भी होगा बाल का, तो भी हवा में उड़ता दिखाएगा, बराबर। ये देखने पर हमें लगेगा कि कमरा स्वच्छ है, पर ऐसा नहीं है। वो कोई ना कोई अशुद्धि वातावरण में हवा निरंतर हवा में उड़ती रहती है। प्रकाश तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही हम प्रकृति के अनेक आश्चर्यजनक परिघटनाओं को देखने को मिलती है। आकाश का नीला रंग और गहरे समुद्र के जल का रंग, और समुद्र तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभाव भी दिखाई देता है। कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाओं है जिससे हम परिचित हैं। पिछली कक्षा में आपने कोलाइड कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का विषय में अध्ययन किया था। किसी वास्तविक विलयन में से गुजरने वाले प्रकाश के किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता, तथापि किसी भी कोलाइड विलयन में जहां कण का साइज अपेक्षाकृत बड़ा है, यहाँ मार्ग दृश्य होता है। टिंडल का प्रभाव, टिंडल असर क्या है, अब ये हम पढ़ेंगे। टिंडल का प्रभाव, टिंडल असर। पृथ्वी का वायुमंडलीय सूक्ष्म कण एवं विस्मांग मिश्रण, इन कणों में धुएं, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु की सम्मिलित होते हैं। जब कोई प्रकाश का किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इन कणों से विसारित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है। कोलाइड कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल का प्रभाव उत्पन्न करती है, जिसके विषय में आपको कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र में से पतला प्रकाश का किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश का प्रकीर्णन कण को दृश्य बनाता है। जबकि किसी घने जंगल में भी वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। जंगल में कोहेस से यानी धुएं से, ओस कहते हैं ना, कोहेस यानी ओस में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती है। उसके बाद आता है स्वच्छ अवकाश का नीला रंग क्यों होता है। आपने कभी देखा हो गर्मियों के मौसम में तो आकाश का रंग आपको नीला दिखता है, स्वच्छ, और उसमें अगर बादल हो हल्के हल्के तो बादल एकदम सफेद दिखते हैं पर आकाश नीले रंग का दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है। वायुमंडल के वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों के साइज दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी होता है। लाल रंग का वर्ण का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के कुछ सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्ण हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई भी प्रकीर्णन न हो पाता है, तब आकाश का काला रंग प्रतीत होता है। यद्यपि अधिक ऊंचाई पर चढ़ने हुए यात्री, यानी अधिक ऊंचाई पर एवरेस्ट पहाड़ या कोई पहाड़ बहुत ऊंचा हो
उसके ऊपर यात्री जब चढ़ते हैं ना तो कुछ ऊंचाई तक उनको आकाश नीला दिखता है, पर उससे अधिक ऊंचाई पर वो जाने पर पूरा अंधेरा छा जाता है। यानी प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो वातावरण में कुछ किलोमीटर, कुछ हजार किलोमीटर तक ही दिखने को मिलता है। बाकी उसे और ऊपर जाएंगे तो आकाश फिर काला काला ही दिखता है। काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग होता है। क्यों, आप यह इसका कारण जानते हैं? लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए यह दूर से भी दिखाई देता है। इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल रोड पर या रास्तों पर बड़े बड़े बोर्ड के ऊपर किया जाता है, क्योंकि धुएं या कोहरे के समय, रात के समय कोई यात्री गाड़ी चला रहा है तो उसको लाल रंग दूर से भी दिखाई देता है। और कभी हम गाड़ी चलाते हैं तो फ्लैश लाइट करते हैं ना, तो लाल रंग का परावर्तन भी जब भी जल्दी होता है एकदम, बराबर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग थोड़ा लाल रंग होता है, और उसके बाद सब आकाश में एकदम माथे के ऊपर सूर्य जब आ जाता है ना, तब उसका रंग सफेद हो जाता है, एकदम चमकता हुआ सफेद, बराबर। चलो, तो ये क्यों होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या आपने सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय आकाश का सूर्य का रंग देखा है? क्या आपने सोचा है कि सूर्य तथा उसके आसपास का आकाश रक्ताभिक यानी लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है? आकाश में नीले रंग तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होने को समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करें, बराबर। तो क्रियाकलाप नहीं देखना है। क्रियाकलाप में एक बीकर के अंदर पानी डाला गया है स्वच्छ, और एक पूठे में से छिद्र करके प्रकाश का किरण वो पानी के बीकर में से प्रकाशित पसार किया गया है। फिर उसके अंदर थोड़ा सल्फर की गोली रखी गई है और थोड़ा एसिड डाला गया है, H2SO4। उसके बाद क्या होता है वो भी हमें देखना है। तो यहाँ पे लगभग 2 या 3 मिनट के पश्चात आप सूर्य के सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होता देख सकते हैं। जैसे ही सल्फर के कण बनना प्रारंभ होते हैं, आप कांच के टैंक के तीन पार्श्व से नीले प्रकाश देख पाएंगे। यह सल्फर के सूक्ष्म कोलाइड कण द्वारा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। कांच के टैंक में के चौथे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र की ओर से पारगत प्रकाश के रंग का प्रक्षेपण कीजिए। यह प्रक्षण अति रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी, लाल और फिर चमकता किरमिजी लाल रंग दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप प्रकाश के प्रकीर्णन के निर्देशित करता है, जिससे आपको आकाश के नीले रंग तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ यानी लाल रंग, रक्ताभ यानी प्रतीत होता हुआ समझने में सहायता मिलेगी। क्षितिज के समीप स्थित सूर्य में से आने वाले प्रकाश के हमारे नेत्र तक पहुंचने वाले पहले पृथ्वी वायुमंडल में वायु की मोटी परत से होकर गुजरते, तथापि जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है तो सूर्य में से आने वाले प्रकाश अपेक्षा कम दूरी से चलेंगे। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीले रंग तथा बैंगनी रंग का बहुत ही थोड़ा भाग प्रकीर्ण हो पाता है। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कण द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल रंग का प्रतीत होता है। बेटा, यहाँ पर हमारा पाठ संपूर्ण हो रहा है। पाठ में आपको स्वाध्याय में कौन कौन से प्रश्न लिखने हैं वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ, वो आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर विकल्प में स्वाध्याय में, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद नीचे से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, बीच के 5, 6, 7, 8 नहीं करने। और इसके अलावा भी आगे एक और स्वाध्याय है जिसके बारे में अगले वीडियो में बोला था मैंने। पेज नंबर 211 के ऊपर कोई 4 प्रश्न है, वो भी आपको होमवर्क में लिखने हैं। होमवर्क लिखने के बाद फोटो पाड़ के व्हाट्सएप ग्रुप में रख देना। ओके, अस्तु।